नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं अजीत। हमारे इस खास शो में होगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का ये सफर। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 26 मई से बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान शुरू हो रहा है। राजनाथ सिंह इसकी तैयारी के लिए कल अवध क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले 24 मई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद महामना भारत रत्न सम्मान समारोह में शामिल होंगे। फिर वे बीजेपी की चिकित्सा प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का समापन करेंगे। 25 को आवासीय कल्याण समिति के साथ उनकी बैठक है और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम है। 25 को शाम को 4:30 बजे राजनाथ सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और 26 मई से जो जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है दिल्ली से उसकी निगरानी करेंगे। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी ने खास तैयारी की है। रैली और सभाओं के जरिए पार्टी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी, जिसकी शुरुआत 25 मई को पीएम की रैली से होगी। केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर सरकार और बीजेपी की ओर से तैयारियां दुरुस्त हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 साल के कामकाज को ऐतिहासिक बताया है और विरोधियों पर हमला भी बोला है। जेटली के मुताबिक देश में पीएम पद की विश्वसनीयता बहाल हुई है और सरकार अपनी दिशा लेकर स्पष्ट है। जेटली के मुताबिक अब देश की राजनीति बीजेपी के इर्द गिर्द ही चलेगी। जेटली ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। बीजेपी has become the central pole of Indian politics और देश की राजनीति प्रो बीजेपी एंटी बीजेपी इस आधार पर आगे चलने वाली है, क्योंकि सेंटर स्टेज में अब हम हैं। सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुटे हैं और साथ ही 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रहे हैं। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर भले ही बीजेपी इसे उपलब्धियों के रूप में मना रही हो, लेकिन कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरने के लिए पुस्तक बम फोड़ने की तैयारी कर ली है। कल पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल कानपुर से इस पुस्तिका का विमोचन करेंगे। उसके बाद 8 पन्नों की इस पुस्तिका को गांव-गांव और घर-घर में वितरित किया जाएगा। इसमें सरकार के 365 दिन महंगाई, झूठे वादों, कहां गए अच्छे दिन जैसी इबारत का हवाला देकर प्रधानमंत्री मोदी की चुटकी ली गई है। जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे देश में वादे करके एक बड़ा बहुमत प्राप्त किया था, 365 दिन बीत जाने के बाद उनकी सरकार नाकाम साबित हुई है और उसी नाकामी को दिखाने के लिए हम लोगों ने ये प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की है, जिसका नाम रखा है एक दृष्टि मोदी सरकार के 365 दिन, जिसमें हमने प्रमुख 20 मुद्दों पर इस सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। इस पुस्तिका को कांग्रेस के मिशन 2017 के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बहाने बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने में जुटी है, ठीक उसी तरह कांग्रेस भी सरकार की विफलता गिनाकर जनता के बीच में जाना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता प्रदीप जैन आदित्य ने मोदी सरकार को गरीब विरोधी बताया है। प्रदीप जैन आदित्य ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि स्वच्छ भारत, मनरेगा और शिक्षा सहित वो तमाम नीतियां जो गरीबों के लिए है, उसका बजट कम कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार को चुनिंदा परिवारों के लिए काम करने वाली सरकार बताया और कहा कि सरकार की इस अमीर परस्त नीति से जनता में आक्रोश है। बिहार में जनता परिवार के साथ जाने के मुद्दे पर प्रदीप जैन ने कहा कि इस पर आखिरी फैसला संसदीय बोर्ड लेगा। दिल्ली में मचे सियासी घमासान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया कि न तो सीएम और न ही एलजी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम उनकी सारी नीतियां अगर देखें तो उनकी कोई भी नीति किसान के पक्ष की नहीं है, जवान के पक्ष की नहीं है। उनकी पूरी नीति चुनिंदा पूंजीपतियों के विकास की है। राहुल गांधी की प्रस्तावित पदयात्रा पर प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि बहुत जल्दी राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर डिटेल प्रोग्राम रिपोर्ट हमारे पास होगी। मुलायम सिंह यादव से अमर सिंह की मुलाकात के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने बयान देते हुए कहा कि दोनों के बीच रिश्ते काफी मधुर हैं। पारिवारिक रिश्तों के बीच अगर किसी ने टिकट भी मांगा होता तो पार्टी जरूर विचार करती। शिवपाल यादव का यह भी कहना था इस पूरे मामले में अमर सिंह और नेताजी ही आखिरी फैसला करेंगे। देखिए, अमर सिंह ने पार्टी ज्वाइन किया ही नहीं।
और न अमर सिंह ने टिकट मांगा था। कहा भी नहीं था हमें राज्यसभा में भेजा जाए समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी ज्वाइन भी नहीं की। और उसी तरीके से जब अमर सिंह ने नहीं ज्वाइन की थी तो जयप्रदा ने भी नहीं ज्वाइन की थी और टिकट भी नहीं मांगा और कहा भी नहीं कि हमारा नाम भेजा जाए। दरअसल अमर सिंह को लेकर के समाजवादी पार्टी में कई तरह के विचार हैं। कई ऐसे भी नेता हैं जो अमर सिंह की वापसी को नहीं पसंद करते, लेकिन शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी दलों की भीड़ में एक और दल शामिल होने जा रहा है। इसका नाम है रिपब्लिकन सेना। महाराष्ट्र में स्थापित ये दल उत्तर प्रदेश में आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेगा। रिपब्लिकन सेना की स्थापना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पौत्र आनंद राज अंबेडकर ने की है। आज वो लखनऊ में थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने कुछ पदाधिकारी भी तय किए। आनंद राज अंबेडकर का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी दल बाबा साहेब की नीतियों पर नहीं चल रहा है। उनका निशाना मायावती की बहुजन समाज पार्टी पर था। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल को निराशाजनक बताया। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लेके तो बहुत काम कर रहे हैं और बाबा साहब के विचारों पे कोई काम नहीं करते हुआ दिखाई दे रहा। मुझे आशा है कि आने वाले कल में रिपब्लिकन सेना के पीछे यूपी की जनता खड़ी होकर बाबा साहब के विचारों पे और देश के गरीब लोगों के भले के लिए यूपी की जनता हमारे साथ होगी। रिपब्लिकन सेना के कार्यकर्ता बहुत जल्द उत्तर प्रदेश भर का दौरा करेंगे। जयललिता ने आज 5वीं बार तमिलनाडु की कमान संभाल ली। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते सत्ता छोड़ने वाली जयललिता ने आरोप मुक्त होने के बाद अब सीएम पद की शपथ ली है। मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी सभागार में आयोजित एक सादे समारोह में जयललिता ने ईश्वर के नाम पर तमिल भाषा में शपथ ली। इस मौके पर 28 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल के रोसैया ने उन्हें शपथ दिलाई। इस आयोजन में राजनीति, खेल और फिल्म जगत की तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। आपको बता दें कि बीते साल 27 सितंबर के बेंगलुरु की निचली अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को दोषी करार दिया था, जिसके बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इस साल 11 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को तमाम आरोपों से बरी कर दिया। इसके बाद उनके सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देकर दोबारा सीएम बनने की घटना जयललिता के साथ दूसरी बार हुई है। इससे पहले वर्ष 2001 में ताशी घोटाले के आरोप में जयललिता को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हाशिमपुरा कांड को लेकर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मंत्री आजम खां के नेतृत्व में हजारों लोगों ने आज दिल्ली में कैंडल मार्च किया। उनका कहना है कि इंसाफ नहीं हुआ है, वो इस केस की पुनः विवेचना चाहते हैं। हाशिमपुरा केस को लेकर अब सियासत हो रही है। हाशिमपुरा के लोगों का कहना है कि जब सरकार को सपोर्ट करना चाहिए था तो सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हाशिमपुरा के लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया और अब इस मुद्दे को राजनीतिकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाशिमपुरा के लोगों का कहना है कि जब सरकार से हम मदद मांग रहे थे तो सरकार जाने कहाँ थी। आज जो जंतर मंतर पर कैंडल मार्च किया गया है उसमें समाजवादी पार्टी के ही तमाम नेता थे, विधायक, सांसद और उनके कार्यकर्ताओं का ये मार्च था, जबकि इसमें हाशिमपुरा के बहुत कम लोग देखने को मिले। या वो सबूत जो इस मुकदमे में जरूरी है, वो कौन लोग थे, चाहे वो आवाम के लोग हों, सियासत के हों या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, उनके नाम सामने आने चाहिए। हाशिमपुरा का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सियासी पार्टियां हाशिमपुरा को लेकर अपना सियासत शुरू कर दी हैं, जिसे हाशिमपुर के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। बाढ़ सागर परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें आमने सामने आ गई हैं। बाढ़ सागर परियोजना में जल बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया है। शिवपाल यादव के मुताबिक परियोजना की लागत पहले 92 करोड़ रुपए थी, जो बाद में बढ़कर 1200 करोड़ रुपए हो गई। एक बार फिर परियोजना की लागत बढ़ाई जा रही है और 1500 करोड़ रुपए की परियोजना में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 467 करोड़ रुपए का हो गया है, जबकि उत्तर प्रदेश ने काफी सारा हिस्सा अपना भुगतान भी कर दिया है। तो मैंने तो उमा भारती जी से कहा, निष्पक्ष संस्था से इसकी जांच करा, इसका हिसाब दो भाई, पैसा कहाँ लगा, कैसे लगा, इतना कीमत क्यों बढ़ती चली जा रही है, हिसाब तो होना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश और दिल्ली
कि सरकारों में जिस तरीके से सामंजस्य है उसको देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार का भी त्रिकोण कहीं न कहीं विवाद को बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और लगातार इस पूरे मुद्दे पर राजनीति बढ़ती जा रही है, जबकि बाढ़ सागर परियोजना में पानी की एक बूंद अब तक उत्तर प्रदेश के हिस्से में नहीं आई है। गंगा को प्रदूषित करने वालों के विरुद्ध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, जिसके बाद धर्म नगरी हरिद्वार में एक 5 सितारा होटल पर प्रदूषण विभाग का चाबुक चल गया। आज इस दिशा में तीर्थ नगरी हरिद्वार में ट्रिब्यूनल के आदेश पर सख्त कार्रवाई करते हुए पॉल्यूशन विभाग ने 5 सितारा होटल रेडिसन को सील कर दिया। होटल पर पर्यावरण के मानकों की अनदेखी का आरोप है। एनजीटी ने राज्य प्रदूषण बोर्ड से हरिद्वार व ऋषिकेश के होटल व आश्रम की जांच कराई थी। कौन कौन से होटल व आश्रम गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, इसी रिपोर्ट के आधार पर होटल रेडिसन को सील किया गया है। भारी पुलिस बल को साथ लेकर राजस्व विभाग के कर्मचारी व पॉल्यूशन बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक ने होटल को सील किया। सील की इस कार्रवाई से जहां होटल में ठहरे यात्रियों को परेशानी हुई, वहीं होटल प्रबंधक कार्रवाई को गलत बता रहा है। मैगी को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में छापेमारी जारी है। मुरादाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने विशाल मेगामार्ट समेत शहर के कई स्टोर्स में छापेमारी की। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने शहर की कई बड़ी दुकानों से मैगी के सैंपल लिए। शहर के तमाम हिस्सों में मैगी के खिलाफ चले खाद्य विभाग के अभियान से कारोबारियों में हड़कंप है। आज विशाल मेगामार्ट में छापेमारी करके अभी लिए जा रहे हैं नमूने। एक मैगी का है और एक आपका ये भरवा लाल मिर्च का चाट। तो जनपद में सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान ये चीज चलता रहता है, उसी का ही पार्ट है। अभियान चल रहा है और चलता रहेगा। सभी जगह खाद्य पदार्थों में उन्नाव में भूमाफिया करोड़ों कमाने के खेल में लगे हुए हैं। ट्रांस गंगा सिटी प्रोजेक्ट के चलते यहां जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में उन्नाव विकास प्राधिकरण यानी यूडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया अवैध निर्माण में लगे हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि यूडीए के अधिकारियों की साठगांठ से बड़े स्तर पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। कई एकड़ जमीन पर बगैर नक्शे के पास कराए निर्माण कार्य यहां किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्नाव में करीब 15 जगहों पर लेआउट पास कराए बगैर अवैध निर्माण हो रहा है। बावजूद इसके प्राधिकरण ने आंखें मूंद ली हैं। एक सनसिटी की साइट है, 18 तारीख को हमने डेमोलिशन किया भी है वहाँ पे। उसमें से 8 निर्माण थे, वो गिराए हमने। अगली साइट एक कृष्णापुरम के नाम से थी, उनके द्वारा भी गिराने की कार्रवाई की जा रही थी। उन्होंने समय मांगा हमसे, 4 दिन का समय दिया जाए, हम लेआउट जमा कर देंगे। उसमें उन्होंने हमारे पास कंपाउंडिंग फीस के रूप में 4 लाख रुपये जमा भी कर दिए हैं। एक अन्य साइट है, मिस्टर दीक्षित की साइट चल रही थी, उसमें 5 लाख रुपये जमा किए उन्होंने और लेआउट जमा करने के लिए समय मांगा है। तो जिन लोगों ने जो नियमानुसार हमारे पास प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दे देंगे और अपना नक्शा पास करा लेंगे, उनको हम कंपाउंड कर देंगे। अन्यथा बाकी जो बच जाएंगे उनको सब गिराने की कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने आदर्श ग्राम जयापुर के उन तमाम छात्र छात्राओं को जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की, उनको ट्वीट करके बधाई दी है। प्रधानमंत्री के मन की बात से प्रेरित है जयापुर का नितेश पटेल, जो कि हाई स्कूल में पूरे वाराणसी जनपद में टॉप किया है। नितेश पटेल के साथ साथ उन सभी छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री ने बधाई दी है जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की है। जयापुर गांव में लड़कियों ने लड़कों से अच्छा परिणाम दिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से छात्राओं को बधाई दी है। परीक्षा में भी हमारा सब पेपर सही बना था, लेकिन जब एक बार रिजल्ट आया तो हमारे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न होने लगी, परंतु फिर भैया ने फोन करके बताया कि 94.16% पाए हो, रिजल्ट अच्छा गया है। प्रधानमंत्री इस बात से बेहद उत्साहित हैं कि जिस मकसद और उद्देश्य को लेकर वो इस गांव को गोद लिए थे, उनके मकसद में यहाँ के छात्र और छात्राएं उनके सहयोगी साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों पर एसपी नेताओं की दबंगई की खबरें आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन गाजीपुर में एक एसपी विधायक का दर्द कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। मामला गाजीपुर का है, जहां के जमनिया के समाजवादी पार्टी के विधायक सुब्बाराम को इस बात की तकलीफ है कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते। विधायक का दर्द उस वक्त छलक आया जब जिला योजना की बैठक चल रही थी। बैठक में कैबिनेट मंत्री राम गोविंद चौधरी भी मौजूद थे। विधायक ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के एसडीएम, पीडब्ल्यूडी अधिकारी समेत कोई भी अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। एसपी विधायक की शिकायत के बाद मंत्री ने जिलाधिकारी को कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
जैसे आपने देखा, मैंने एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंट गया था, एडीएम से कहो, एसडीएम छोड़ेगा। हम एक लेखपाल का भी ट्रांसफर कराने की स्थिति में ना, लेखपाल क्या ऐसे छोड़ देगा। तो हम चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि जितना भी विभागाध्यक्ष है, यूपी में सत्ताधारी विधायक का ये दर्द एक साथ कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि जब सत्ताधारी विधायक के साथ ऐसा सलूक हो रहा है तो दूसरे विधायकों की क्या स्थिति होगी। इलाहाबाद में एक बार फिर मेडिकल स्टूडेंट्स की दबंगई सामने आई है। मामला शहर के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का है, जहां के 28 मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। इस मामले की शुरुआत उस समय हुई जब सरस्वती घाट के आसपास मेडिकल स्टूडेंट्स घूमने के लिए आए हुए थे। इनमें से कुछ मेडिकल स्टूडेंट ने कैंटोनमेंट एरिया में तेज रफ्तार में बाइक चलाई, जिसका कि वहां के आर्मी पर्सनल से विरोध किया। आर्मी पर्सनल के विरोध करने के बाद ये स्टूडेंट उन आर्मी कर्मचारियों से भिड़ गए और उसके बाद उनके साथ जमकर मारपीट की। आर्मी पर्सनल ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच हुई और जांच में इन मेडिकल स्टूडेंट्स को दोषी पाया गया। मेडिकल स्टूडेंट्स को जांच में दोषी पाए जाने के बाद मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन 28 MBBS स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया। डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए कॉलेज से सस्पेंशन और छात्रावास से निष्कासन, ये हम लोगों ने कल कर दिया है। प्रिंसिपल ने यह भी आदेश दिया है कि जल्द से जल्द ये आरोपी छात्र हॉस्टल खाली कर दें। रेस्टोरेंट में बेहतर और जायकेदार खाने की चाहत में लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ का खाना कितना सुरक्षित है, आपको ये समझना हो तो उत्तराखंड के रुद्रपुर के रेस्टोरेंट का हाल जानना होगा। रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब परोसे गए चाउमीन में छिपकली मिली। वो छिपकली भी तब दिखाई दी जब 2 युवक आधी से ज्यादा चाउमीन खा चुके थे। आरोप है कि जब युवकों ने इस बात की शिकायत रेस्टोरेंट के मैनेजर से की तो उन्होंने अभद्रता करते हुए बात को अनसुना कर दिया। बाद में तबीयत खराब होने पर दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिकायत मिलने के बाद फूड इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर चाउमीन समेत दूसरे खाने पीने की चीजों के सैंपल लिए हैं। वैसे आपको बता दें कि कई रेस्टोरेंट में अक्सर असुरक्षित तरीके से खाना बनाने की शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन हर बार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही होती है। ऐसे में खुद ही सावधानी बरतनी जरूरी है। घर के झगड़े किस कदर जानलेवा साबित होते हैं, इसकी तस्वीर दिखी आगरा में, जहां पर एक महिला ने अपने पति से मामूली कहासुनी के बाद अपने 9 महीने के मासूम बच्चे के साथ खुदकुशी कर ली। मामला आगरा के थाना हरि पर्वत इलाके का है, जहां एक महिला ने पति से मामूली कहासुनी के बाद अपने 9 महीने के बच्चे के साथ खुद को आग लगा ली। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 90% जली महिला को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक नीतू का अपने पति अजय से उसके शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद नाराज होकर नीतू ने खुद को बच्चे समेत एक कमरे में बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद कमरे से आग की लपटें निकलने लगी, जिसके बाद दरवाजा तोड़ा गया तो देखा दोनों बहुत गंभीर हालत में थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने नीतू को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बनारसी पान के जायके के अलावा और कुछ और भी हैं जिसके स्वाद और ताजगी के लोग दीवाने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनारसी लस्सी की, जिसका स्वाद दुनिया भर में फेमस है। इस चिलचिलाती धूप में लस्सी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ खुद को तरोताजा करने के लिए लगी दिखाई पड़ती है। खासतौर पर विदेशी पर्यटक तो यहाँ की लस्सी के दीवाने हैं, फिर चाहे उन्हें भीड़ होने की वजह से घंटों इंतजार ही यहाँ क्यों न करना पड़े। बगैर लस्सी का स्वाद चखे वो यहाँ से नहीं जाते हैं। लस्सी के 120 फ्लेवर यहाँ के लोगों को खींची लाते हैं। इसमें मिक्स्ड फ्रूट, सैफरन, ड्राई फ्रूट्स, बनाना, पाइनएप्पल, एप्पल, पिस्ता, चॉकलेट, ऑरेंज जैसे कई फ्लेवर शामिल हैं। पारा के चढ़ते ही बिजली भी रुलाने लगी है। मुरादाबाद में पहले से दोगुनी बिजली कटौती से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं बेतहाशा बिजली कटौती से पीतल कारोबार भी ठप पड़ने लगा है। 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे ही बिजली आ रही है, जिसके चलते पीतल कारोबारी और मजदूर अब कोयले की भट्टियों पर काम करने को मजबूर हैं, जिससे मजदूरों को टीबी की बीमारी हो रही है। पीतल मजदूरों की माने तो 50,000 से ज्यादा मजदूरों को कोयले की भट्टी में काम करने के कारण टीबी हो रही है, लेकिन बिजली कटौती के चलते उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। फर्रुखाबाद में रिश्तों की मर्यादा तार तार होने का मामला सामने आया है। रिश्तों के नाम पर कलंक, सौतेली मां और पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी का उससे 3 गुना उम्र दराज युवक से 2 लाख रुपए में सौदा कर दिया।
मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की उस खरीदार युवक के चंगुल से किसी तरह भाग निकली। पीड़ित लड़की को महिला थाने लाया गया। मामला हरदोई के गोपामऊ थाना इलाके का है, जहां जालिम सौतेली मां ने लड़की को साड़ी पहनाकर गाड़ी में डाल दिया। लड़की को खरीदने वाला शख्स सीतापुर के वत्सापुर का रहने वाला है। लड़की के मुताबिक मौका मिलने पर वो अपने घर चली आई और अपने फूफा के पास जाने के लिए फर्रुखाबाद के लिए निकली थी, लेकिन बस ने उसे पांचाल घाट पर उतार दिया। लेकिन लोगों ने लड़की को रोते हुए देखकर एसपी को उसे सौंप दिया। महोबा के कुलपहाड़ इलाके में ससुराल वालों पर विवाहित महिला प्रभा को जहर देकर मारने का आरोप लगाया। गंभीर हालत में प्रभा को जिला अस्पताल में लाया गया। तबीयत बिगड़ने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दरअसल कुलपहाड़ कस्बे के रहने वाले राजकुमार ने 2 साल पहले अपनी बेटी प्रभा की शादी सतारी गांव के रहने वाले मुकेश के साथ की थी। राजकुमार ने अपनी हैसियत के मुताबिक शादी में खर्च किया और दहेज भी दिया। प्रभा के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले प्रभा को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे।